हेनरी फ्यूल ने जो मैनेजर प्रिंसिपल डिस्कस किए हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। 9 जो आपके प्रिंसिपल्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें लास्ट हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रिंसिपल नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर को हिंदी में व्यवस्था का सिद्धांत कहते हैं। व्यवस्था का सिद्धांत एक्चुअल में होता क्या है कि हेनरी फ्यूल ये बोल रहे हैं कि हर आइटम के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए एक फ़िक्स प्लेस होना चाहिए, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी फिक्स प्लेस पे अगर हो तो आपको उस ऑब्जेक्ट को ढूंढना खोजना नहीं पड़ेगा, काम में गड़बड़ नहीं होगी, काम को दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि रिपीटिशन में आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। भाई अगर मान लो कोई स्टूडेंट है वो 10th में फ़ेल हो गया तो उसको रिपीट करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी चीज़ को रोकने के लिए हेनरी फ्यूल कह रहे हैं फिक्स प्लेस की बात, यानी कि आपको हर ऑब्जेक्ट को फिक्स प्लेस पे रखना है और हर पर्सन को, हर इंडिविजुअल को एक फिक्स वर्क पे रखना है, और उस वर्क को हमें उस इंडिविजुअल को तभी देना है जब उसकी एलिजिबिलिटी उस वर्क को करने की हो। ऐसा करने से सही व्यक्ति को सही काम मिलेगा और आपका जो रिपीटेशन है काम का वो कैसा हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इस तरह के जो आपके प्रिंसिपल हैं वो हम हमारे घर में भी फॉलो करते हैं। हमारे घर में भी हर चीज़ हम वेल अरेंज रखते हैं। जैसे आपके घर में जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसका जो सही प्लेस क्या है, सही प्लेस है उसका किचन, ना कि बाथरूम, ना कि छत। क्लियर? अगर वो ऐसा होता है, अगर मान लो उसको हम एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में नहीं रखते हैं हर चीज़ों को, तो आपको ढूंढना खोजना पड़ेगा, काम खराब होगा। उस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल के थ्रू सीख रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल आता है नंबर 11 पे, वो आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है समता का सिद्धांत। एक्चुअल में हेनरी फ्यूल ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको इक्विटी या इक्विलिटी रखनी है। इक्विटी कैसे रखनी है कि एक तरह के काम करने वाले लोगों को सेम टाइप का रेम्यूनरेशन, काम में गड़बड़ करने वालों को सेम टाइप का क्या देना है, आपको फेयर पनिशमेंट देना है। जो आपका सिस्टम है वो किसी के स्पेसिफिक फेवर में नहीं होना चाहिए, आपका डिसीजन किसी के स्पेसिफिक फेवर में नहीं होना चाहिए, बल्कि आप कलेक्टिव इंटरेस्ट को क्या कर रहे हो, ध्यान में रख रहे हो। कलेक्टिव इंटरेस्ट में मतलब जिसमें सबका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, हित होता है। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके जो डिस्प्यूट है, जो डिसिप्लिन है वो ख़राब नहीं होगा, डिस्प्यूट नहीं बनेंगे, डिसिप्लिन ख़राब नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे। ठीक है, तो आपको इक्वलिटी भी रखनी है। क्लियर? नंबर 12 पे अपन ले रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सोनल। ये जो आपका प्रिंसिपल है वो डिस्कस कर रहा है स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सोनल। मतलब पर्सोनल का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय से है। जो कर्मचारी होता है उसके कार्यकाल में हमें क्या करना है, स्थायित्व देना है, स्थिरता लानी है, स्थिरता, स्टेबल रखना है। मतलब अगर मान लो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी बंदे को अपॉइंट किया तो उसको एक ही काम पर लॉन्ग टाइम तक रखो, जिससे वो उस काम के बारे में सीख जाए, फुल ट्रेंड हो जाए, वो एफिशिएंसी और कैपेसिटी अचीव कर ले। क्लियर? ऐसा करने से उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में उस बंदे को कम टाइम के लिए रखोगे या उसको आप हर काम के लिए बार बार ट्रांसफ़र दोगे, जैसे मान लो कोई मैनेजर आपने अपॉइंट किया, उसको आप 1 महीने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रख रहे हो, उसके बाद दोबारा ज़रूरत पड़ी आपने फाइनेंस में डाल दिया, फिर HR में डाल दिया, फिर आपने इंडस्ट्री के लिए दे दिया, मैनेजर बना दिया उसको, तो ये चीज़ें उसकी किसी एक काम को सीखने में मदद नहीं कर रही हैं। वो सारे कामों की नॉलेज उसको क्या कर रही है, कन्फ्यूज़ कर रही है, और वो ट्रेन नहीं हो पा रहा। ऐसा करने से उसका डेवलपमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी एक पोस्ट पे जब आप अपॉइंट कर रहे हो तो उसको आपको स्टेबल रखना है, उसको काम के बारे में सीखने देना है, जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़े। क्लियर? नंबर जो 13 प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंस्पिरेशन को प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव भी कहते हैं। इनिशिएटिव, इंस्पिरेशन का मतलब होता है प्रेरणा और इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल क्षमता या पहल भावना। एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपके हेनरी फ्यूल है ये बताते हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी आपने क्या किए हैं, लोग अपॉइंट किए हैं, उन सभी के सभी लोगों को क्या करना है,
कि जो अपने पोस्ट से रिलेटेड जो डिसीजन है वो लेने की छूट देनी है। एक्चुअल में होना क्या है यहाँ पर, भाई आपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सनल सेलेक्ट किए हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो जितने भी आपने बंदे सेलेक्ट किए हैं वो आपने क्या किए हैं, क्वालिटेटिव एंड एलिजिबल रखे हैं। तो सीधी सी बात है, हर एम्प्लॉय, हर मैनेजर, हर पोस्ट पे जिस पे वो लाया गया है उस पर काम करने के लिए आप लेके आए हो, तो उसकी जो वहाँ की जो एलिजिबिलिटी है वो उसको यूज़ में भी लेने दो भाई। आज मान लो जैसे मैं मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर नहीं बना सकता, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं क्वेरीज नहीं कर सकता स्टूडेंट्स से, किसी तरह की क्वेश्चंस नहीं पूछ सकता, उनको मैं डिस्कस नहीं कर सकता, उनको मैं गाइड नहीं कर सकता, तो फिर मेरा जो ऑथोरिटीज़ है वो किस काम का नहीं है, मेरी जो एलिजिबिलिटी है वो कोई काम की नहीं है, मुझे अपना इंपॉर्टेंस पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो हेनरी फ्योल है वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके लेवल्स होते हैं 3। अब यहाँ पे 3 लेवल्स में जो टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल है, तो यहाँ टॉप लेवल मैनेजर को क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव अप्लाई करना चाहिए कि भाई अपने पोस्ट से रिलेटेड, अपने पोस्ट से रिलेटेड और अपनी ऑथोरिटीज़ से रिलेटेड आप अपने अपने काम खुद करो, उनसे रिलेटेड डिसीजन लो। इससे क्या होगा, वो प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखेंगे, वो डिसीजन लेना सीखेंगे और फ्यूचर में अच्छे मैनेजर भी बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक तो काम का बर्डन टॉप मैनेजर से कम हो जाएगा, दूसरा नीचे वाले मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगेगा, लोअर लेवल को ऐसा लगेगा कि उनका इंपॉर्टेंस है और वो अपने हिसाब से क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखेंगे। क्लियर। और लास्ट जो आपका 14 प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स मैंने आपको डिस्कस किया था कि हेनरी फ्योल जो है वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थिंकर हैं। तो ये प्रिंसिपल जो है ये भी आपका एक फ्रेंच लैंग्वेज में है, इसको मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ कन्वर्ट। स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, देखो स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन की जो स्पिरिट है, भावना है, वो आपको क्या करनी है, जगानी है। किसमें, एम्प्लॉयज़ में। अगर मान लो जो मैनेजर है वो अपने आप को ज़्यादा मतलब क्या मानेगा, प्राउडली अपने आप को क्या करेगा, गाइड करेगा, अपने आप को लीड करेगा, अपने आप को प्रेजेंट करेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके टीम मैनेजर के अलावा जो आपके वो होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, जो आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो आपके अगेंस्ट भागेंगे। आपको क्या करना है, उनका कोऑपरेशन करना है, उनको कोऑपरेशन करने के लिए मोटिवेट करना है। क्योंकि आप जानते हो कि जो कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं ना, उन्हीं से आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको पूरा किया सकता है। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपको सामूहिक प्रयास चाहिए, और सामूहिक प्रयास कब आएंगे, जब आप क्या कर सकते हो, उन प्रयासों को समूह में बांध सकते हो। और वो कब होगा, जब आप अपने कर्मचारियों में कोऑपरेशन की स्पिरिट, कोऑपरेशन की भावना को क्या करोगे, जगाओगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टीम मैनेजमेंट को लेके चलना है, पूरी टीम को एक मानना है, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, पर्सनल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, कलेक्टिव इंटरेस्ट को क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंस देना है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। और इन सब चीज़ों के बाद क्या करेंगे, हम जो आपका मैनेजमेंट है उसको परफेक्ट बनाएंगे। तो हेनरी फ्योल ने जो आपको प्रिंसिपल दिए थे 14 प्रिंसिपल्स, वो आज ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजरियल टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, और जो हेनरी फ्योल का जो आगे और कंट्रीब्यूशन रहा मैनेजमेंट में वो क्या रहा। क्लियर, थैंक यू।